ओके, अब चलिए हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या किया जाए इस मार्केट में। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत, गुड आफ्टरनून। गुरमीत, आप जिस दिन भी हमारे साथ होते हैं उस दिन एचडीएफसी बैंक कुछ मूड में होता है, शायद आपका एक पुराना कनेक्शन है इस वजह से। लेकिन सवाल यही है मेरा कि क्या बॉटम बना यहाँ पर फिर से एक बार? ये सवाल मैंने आपसे आई थिंक पिछले 4 या 5 महीने में 4 या 5 बार पूछा होगा। अनुज, आई थिंक रोज एक बार इंटरेक्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में। आई थिंक क्योंकि इंडेक्स भी शायद इसी वजह से चलेगा। बट हम्म। बट ऑनेस्टली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कुछ क्वार्टर्स में पोस्ट मर्जर को लेके। जिस जिस ट्रैक्शन से डिपॉजिट ग्रोथ आनी चाहिए थी वो आई नहीं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेके कंसर्न था। अभी बैंक ने कुछ अपने एसेट्स सेल ऑफ किए हैं, लिक्विडिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है लायबिलिटी साइड में। और थोड़ा फ्लोज जो हेडरूम बना है एग्जिट के बाद एफआईएस का, थोड़े पैसिव फ्लोज भी आएंगे जिससे थोड़ा सा स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो 2-3 बार 1800 के आसपास गया है, देन वहां से बोला। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर का नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो में, अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं ग्रैनुलर ग्रोथ में, और इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ अगर आती है, जैसे अभी आप देखिए फेडरल बैंक का अपडेट आया, 20% के आसपास ग्रोथ है वाईओवाई, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। डिपॉजिट ग्रोथ फॉर 4-4.5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिटेल मिक्स इंप्रूव हो रहा है। तो जब आपके आपको ऑप्शंस होंगे जो वन बुक वैल्यू पे है, कुछ पीएसयू बैंक लेस देन बुक वैल्यू पे, अगर वो सेम ग्रोथ दिखाते हैं सेक्टर में, तो 2.5-3 टाइम जो बुक एक्सपेंसिव लगेगा। तो ये रिलेटिव वैल्यूएशन का गेम है। पर मुझे लगता है कि अगर ये क्वार्टर के नतीजे अच्छे हुए तो थोड़ा सा एक वापस से री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो कि एचडीएफसी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये इस क्वार्टर के नतीजे इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि कितना अच्छा उनका ट्रेजरी गेन आता है। एचडीएफसी की ट्रेजरी और एसबीआई की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजरीज मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में। एक जो कंसर्न है अनुज, वो ब्रांच लेवल एट्रिशन का रहा है। 30-32% ब्रांच लेवल में एट्रिशन है, मिड मैनेजमेंट में एट्रिशन है। उसका बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल मैट्रिक्स पे। तो उसको बैंक को थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी आप मर्जर होता है थोड़ा सा कल्चर मिसमैच होता है, थोड़ा सा ओवर कैपेसिटीज क्रिएट होती हैं, सेम एरिया में जो ब्रांचेस होती है वो शट ऑफ होती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक नियर टर्म कंसर्न देखने को रह सकता है। बट रिलेटिवली अगर मैं बोलूं तो रिस्क रिवॉर्ड फेडरल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यहाँ पे ज्यादा लगता है मुझे, अगर मैं रिलेटिव एलोकेशन की बात करूं। ओके, दूसरा जो आज का की टॉकिंग पॉइंट रहा है वो है डीमार्ट। एक बड़ी गिरावट स्टॉक में, ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन आज नंबर्स के बाद काफ़ी गिरा और आज इंट्राडे में एटलीस्ट गुरमीत ट्रेंड का मार्केट कैप एवेन्यू सुपरमार्ट के पार निकल गया। तो क्या ज़बरदस्त री रेटिंग रही है ट्रेंड की। अब हालांकि सेकंड हाफ में ट्रेंड भी गिरा है, लेकिन आपका क्या व्यू होगा इन दोनों स्टॉक्स पर? तो मैंने पहले भी चर्चा की अनुज, जब जोमेटो काफी लो लेवल पे था, कि क्विक कॉमर्स जो है एक एडवांटेज ले रहा है। अभी सिर्फ 2000 करोड़ हो रहा है ब्लिंकिट में, ये नंबर काफी बढ़ सकता है। अभी फेस्टिव सीजन में इस नंबर में जैसे जैसे वो हाई वैल्यू चीजें ऑर्डर होंगी, अभी मैं देख रहा था उसमें PS4 भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू हो गया है ब्लिंकिट में, और काफी हाई वैल्यू आइटम्स ऐड हो रही है, स्पेशली जो ब्रांडेड है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो 3.5-4% अगर ये इम्प्रूव होता है, तो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेगा एबिट में फूड डिलीवरी से ज्यादा। टिकटिंग बिजनेस एक बहुत अच्छा एक्विजिशन रहा है। तो मुझे लगता है क्विक कॉमर्स को मैं प्रेफर करूंगा वर्सेस एवेन्यू। और ऐसा नहीं है कि इस करेक्शन के बाद ये सस्ता हो गया है। जब आप 90-100 के पी पे हो और अगर आपका ग्रोथ सिंगल डिजिट आएगा या थोड़ा भी मॉडेस्ट आएगा, और डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर सेल्फ ओन्ड है, तो बहुत एसेट लाइट मॉडल नहीं है। तो मैं अभी भी इस पे ऐड नहीं करूंगा। मेरा मेरा फोकस अभी भी क्विक कॉमर्स पे ज्यादा रहेगा। एक एरिया जो हमें अच्छा लग रहा है ओवरऑल इस पूरे स्पेस में, वो जो पूरा लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर है ब्रांड्स पे। तो आपने क्योंकि ट्रेंड की चर्चा करी, हालांकि रिलेटेड नहीं है वेन्यू सुपरमार्ट से, अगर आप एक हम मेट्रिक यूज करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड का 20,000 रुपए के आसपास है, शॉपर स्टॉप का 10-11,000, पैंटालून का आप देखेंगे तो 7 या 8,000। और इसमें सिर्फ आदित्य बिरला रिटेल फैशन, जिसमें हाई एंड ब्रांड्स आते हैं, वो सिर्फ जूडियो से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमारा थोड़ा फोकस है, जिसमें आदित्य बिरला रिटेल फैशन भी है, और अगर ट्रेंड में थोड़ा करेक्शन आता है, अगर आता है, तो उसमें उस पर फोकस करें। ये क्विक कॉमर्स में आई अंडरस्टैंड वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्सेट्रा सब बढ़ रहा है गुरमीत, लेकिन यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों के भी तो तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी इन कंपनियों के साथ कॉन्शियसली स्टॉक अप करने को तैयार है। तो
अगर डिमांड बढ़ रही है, ये किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है वॉल्यूम्स में, स्पेशली फॉर की एफएमसीजी प्लेयर्स? तो एक एफएमसीजी को डिसएडवांटेज क्विक कॉमर्स का ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मोड था वो थोड़ा सा कम होगा। जैसे एचयूएल है, उसकी 10 मिलियन आउटलेट्स है, और मान लीजिए टाटा कंज्यूमर की 5 है, तो एचयूएल को एक एडवांटेज रहता था vis-a-vis दैट से बाकी उसका। वो कुछ हद तक ये क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स कम करता है, क्योंकि आपको और वैरायटी मिल जाती है। लास्ट लास्ट पॉइंट ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं। हमारा तो फैमिली बिजनेस रहा है 30-40 साल से एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो थोड़ा सा वो जरूर कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि फेस्टिव सीजन अभी हार्वेस्ट बहुत अच्छा है, सोइंग अच्छी हुई है। थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी में अर्ली साइन है, जो सारी गवर्नमेंट्स कैश ट्रांसफर्स कर रही है। कैश ट्रांसफर जो किसान सम्मान समिति में हुआ, हाउसिंग को लेके एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है फेस्टिव सीजन रूरल रिकवरी अगर देखने को मिली तो अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे आईटीसी है, टाटा कंज्यूमर है, कुछ हद तक इमामी है। जो भी रूरल कंजम्पशन प्लेस है वहां पे हम थोड़ा सा निगाह लगा के बैठे हैं। जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ कम है, जैसे एचयूएल है या नेस्ले है, जहाँ पर सिंगल डिजिट ग्रोथ है, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वहां पे शायद टैक्टिकली आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट एक प्राइस बैंड में ही रहा है पिछले 2-3 साल में। बट हमारा फोकस जो है वो फूड रिलेटेड ज्यादा है, तो उसमें आईटीसी आ गया, टाटा कंज्यूमर में संपन्न आ गया, इमामी बिकॉज ऑफ बेटर कैपिटल एलोकेशन और रीजनेबल वैल्यूएशंस आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर थोड़ा सा मिसेस वेक्टर में भी अगर करेक्शन आता है तो उसका इंटरलिंकेज है, क्यूएसआर से भी है, और जो स्पेशल फूड आइटम्स हैं, बन्स है, बाकी चीजों में उसमें बहुत अच्छा उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे भी थोड़ी सी निकाल है। आपने इनफैक्ट फेस्टिव डिमांड मेंशन किया, तो कुछ देर पहले हम ऑटो सेक्टर की डिमांड की बात कर रहे थे, जहां पर टू व्हीलर सेल्स में पिकअप जरूर है, लेकिन उतना वो पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं देखने को मिल रहा है। आपका आउटलुक क्या होगा पैसेंजर व्हीकल कंपनियों पर इस समय, गुरमीत? इसमें थोड़ा डिमांड में सिक्लिकलिटी होती है। हालांकि सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी भी था, और ओणम और बाकी फेस्टिवल्स भी थे, और नंबर थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। मुझे लगता है हमें 1 महीना और देना चाहिए। थोड़ा जल्दी होगा ये जंप करना कि सेल वापस से स्लो डाउन हो रहा है। मार्केट क्लियरली एसयूवीज की तरफ जा रहा है। आप देखिए एमएनएम अब थर्ड लार्जेस्ट हो गया है, पहला मारुति है, फिर हुंडई है, अब एमएनएम है। 85,000 यूनिट्स एमएम देखिए, तो एमएनएम ने अपना जो प्राइस मोमेंटम है बरकरार रखा है, 3,000 के ऊपर रहा है, बीच में 3300-3400 भी शेयर गया है। टाटा मोटर्स में हमें थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली, डोमेस्टिक भी और ग्लोबल भी। बट अब चाइना में क्योंकि स्टिमुलस आ रहा है, और ओवरऑल आगे हमारा यहाँ फेस्टिव डिमांड है, आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 20-25% 1200 के लेवल से करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो हम टाटा मोटर्स थोड़ा सा पोजीशन अपनी ऐड कर रहे हैं, और मेरा ज्यादा ध्यान ऑटो एंसिलरीज पे है, वहां पे भी अच्छा करेक्शन आया। आप देखिए संधार में करीबन 20% करेक्शन है, उनो मिंडा में टॉप से 20% करेक्शन है। कुछ जगह थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, जैसे सोना बीएमडब्ल्यू है। केपीआईटी जो कि रिलेटेड प्ले है ऑटो का, वहां भी कंसोलिडेशन है 1700 से 1800। तो मुझे लगता है पूरी वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटी है, और मैं 1 महीने के नंबर को लेके बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ। आज हम साल की 40 लाख पैसेंजर व्हीकल कार बेचते हैं, चाइना 2.25 करोड़ बेचता है साल की। एक जमाने में 20 साल पहले नंबर बराबर था। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई ऐसी कमी नहीं है। थोड़ा 1-2 महीने थोड़ी सॉफ्टनेस है, वो भी कंपनी स्पेसिफिक है, ओवरऑल इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं। ओके गुरमीत, एक दो पॉकेट्स पे और बात कर देते हैं। आज रियलिटी स्पेस में बहुत स्ट्रेंथ है, ओबरा रियलिटी में बहुत बड़ा मूव है। इनफैक्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे ओबरा रियलिटी अलॉन्ग विद एंटायर रियल स्टेट एंसिलरी और एचएफसीज में एक मोमेंटम सा बन रहा है। इन 3 आई थिंक थीम्स में से कोई स्टॉक पिक किया आप लोगों ने अभी? थोड़ा सा वीरू जी केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें जो ग्राउंड लेवल फीडबैक मिल रहा है, मैं काफी ब्रोकर से भी बात कर रहा था, बहुत जगह जो न्यू लॉन्चेस आए थे, और आपको ज्योग्राफी वाइज जाना पड़ेगा। तो ओबरा शायद एक बड़ा लैंड बैंक एक्वायर करना चाहता है मुंबई में, इस करके शायद फंड रेज भी हो रहा है। तो आपको ज्योग्राफी वाइज जाना पड़ेगा, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो साउथ में मुझे लगता है अभी इतना कंसर्न नहीं है, अभी भी डिमांड भी अच्छी है, कंपनीज भी हैं, चाहे वहाँ पे ब्रिगेड है, सोबा है। आप इन्वेस्टर्स उस पे नजर रख सकते हैं। कुछ एक पॉकेट्स में स्पेशली जैसे नॉर्थ में और थोड़ा बहुत वेस्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, एंड कंज्यूमर नहीं आए न्यू लॉन्चेस में। तो पहले 1-2 चेक तो आ गए हैं उस प्रोजेक्ट्स में, अगले चेक कलेक्शन में चैलेंज आ रहा है, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि पूरी तरह मैं अभी वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, बट कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हमने सुनाई दिया था कि 2 दिन में पूरी सेल हो गई, और पूरा 1200 करोड़ की इन्वेंट्री, 1500 करोड़ की इन्वेंट्री क्लियर हो गई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, क्योंकि रियल एस्टेट में लेवरेज होता है, आप बुकिंग अमाउंट देते हैं 5%, 10%, और आप उसको फिर रोटेट करते हैं। वो रोटेशन हो पा रहा था, अभी वो रोटेशन थोड़ा सा रुका है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पीरियड में थोड़ा-सा आप देखिए कुछ एक प्रोजेक्ट्स में 40-50 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट हो गया है एनसीआर। ये सस्टेनेबल नहीं है प्राइस। और एक आम मिडिल क्लास इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। मतलब कितने लोग 5 करोड़ 10 करोड़ का अपार्टमेंट ले सकते हैं इस कंट्री में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है ओवर ओवर प्राइस वाली ज़ोन में है। थोड़ा-सा टाइम और प्राइस करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस स्पेस में। आप बिल्डिंग मटीरियल में जहाँ पे अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज है, वहाँ पे फोकस करें तो बेटर रहेगा इस मार्केट में। ये हो गया रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस। एक दो पॉकेट्स को और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं अब रियल स्टेट का नाम लिया है तो सीमेंट की बात ना करें गुरमीत, अच्छा नहीं लगता। अभी हम मेरे ख्याल से लास्ट वीक फ्राइडे को या फिर थर्सडे को बिरला कॉप से बात भी कर रहे थे। नॉर्मल आई थिंक उसी ट्रेजेक्टरी में मार्जिन्स, उसी ट्रेजेक्टरी में एबिटा पर टन और 7 to 8% की ग्रोथ आई थिंक वो अगले 1-2 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री। इनफैक्ट आपका सीमेंट में इस वक्त इंटरेस्ट है, कुछ चेस कर रहे हैं आप लोग सीमेंट में? तो 2 पॉकेट्स हैं। एक तो जहाँ पे लार्ज नेम्स में हमें थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट एसीसी में लगता है। अभी भी लगभग रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे है, $100 पर टन के वैल्यूएशन पे है। और कंसोलिडेशन हो रहा है और एसेट्स एक्वायर कर रहा है पूरा अदानी ग्रुप। अदानी अंबुजा जो कॉम्बिनेशन है वो करीबन 85 मिलियन टन पे है और अल्ट्राटेक करीबन 140 मिलियन टन पे। वो 200 पे जाना चाहते हैं, ये नियर टर्म में 120-130 जाना चाहते हैं। तो एनी डिप अगर लार्ज कैप में आता है, एसीसी में वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वहाँ देख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं। काफ़ी ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, साउथ में हो रहा है, ईस्ट बेस्ड कंपनीज में हो रहा है। जो एमपी में पूरी जो सीमेंट बेल्ट है, वहाँ पे बहुत सारे लोकलाइज्ड सीमेंट प्लेयर्स हैं जहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है। तो उसमें से एक हमारे पास सागर सीमेंट है जो अभी $45 पर टन पे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आंध्रा सीमेंट पीछे एक्वायर किया था तो थोड़ा-सा नियर टर्म प्रेशर आया था और ओपीसी और पीपीसी का राइट मिक्स है। काफ़ी पावर, वन ऑफ द मोस्ट पावर फ्यूल एफिशिएंट प्लांट है इनका इन टर्म्स ऑफ कैप्टिव पावर। तो इस पे हमारी एक थोड़ी-सी निगाह है इस स्पेस में। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आते हैं अप्रोच पे। क्लोज कहाँ आ रहा है पहले उसको देखते हैं। इट्स 25126, निफ्टी करीब 161 अंकों पर, निफ्टी बैंक 635 अंकों पर और निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग 517 अंकों पर। अनुज, जिस सेटअप के साथ, और अभी हालांकि अभी रिलायंस के नंबर्स को हमें देखना है, बट जो स्ट्रेंथ हम HDFC बैंक में कैरी कर रहे हैं मंगलवार के लिए, इसको देखते हुए कल के लिए अप्रोच इंडस्ट्रीज पे। मेरी अप्रोच अब ये रहेगी कि मार्केट में अब आप लॉन्ग कैरी करिए। आई थिंक आज मार्केट ने आपको ये वर्डिक्ट दिया है कि अब मार्केट मूव ऑन करने को तैयार है उस चाइना फैक्टर से, और अब जब स्टिमुलस आएगा, एग्जैक्ट साइज़ आएगा, तब की तब डील करेंगे। अभी के लिए मार्केट तैयार है एक बार आगे बढ़ने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करिए। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अगर आपको ओवरनाइट रिस्क से बचना है तो जो मंथ एंड की 24,800 के पुट है, जस्ट इन केस कोई बहुत ख़राब ग्लोबल डेवलपमेंट आ जाए, कोई इजराइल की तरफ से एस्केलेशन आ जाए, कुछ आ जाए, 200 पॉइंट का गैप डाउन ना हो, बस उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को आप एक हेज ले लें 24,800 के पुट। इसमें होगा क्या, ये 103 रुपये की है। कल सुबह फॉर एग्जाम्पल अगर आप 200 पॉइंट गैप डाउन से खुले तो ये काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगी उससे। अगर मार्केट फ्लैट खुला या मार्केट हल्का सा भी गैप अप से खुला तो भी आपको बहुत कम लॉस में ये हेज हटाने का मौका मिलेगा। एटलीस्ट आप सेफ रहेंगे उस हिसाब से। और एक चीज़, मार्केट भी अब मेक और ब्रेक जोन में है वीरू। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत क्लोज हैं अब 20 डेमा के। आई थिंक कल हम 20 डेमा को शायद टेस्ट भी करें। अगर उसको क्रॉस किया हमने तो वो ऑफिशियली एक करेक्शन खत्म होने का एक इंडिकेशन होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है हम नवंबर